वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। आज हम शुरू करने वाले हैं, एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे आप देख सकते हो। तो बिफोर स्टार्टिंग द फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आपको मैं कुछ हेनरी फ्यूल के बारे में बता देता हूँ, वो ज़रा समझ लेना, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। कुछ बातें जो हेनरी फ्यूल की कुछ इस तरीके से हैं। अगर बात करें हम, तो हेनरी फ्यूल के देखो, जब आप इसको लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे, जिसमें सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, किसकी? हेनरी फ्यूल की, ठीक है। उसके बाद ये लिखना शुरू करना, ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आपका, किसके? गिवन बाय हेनरी फ्यूल। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। हेनरी फ्यूल, जिसका जो बर्थ है आप देख सकते हो, इसका जो जन्म है वो हुआ था 29 कब हुआ था? 29 जुलाई 1841 को, ठीक है, ये इसका बर्थ है, ठीक है। और इनके बारे में अगर बात करें तो ये एक क्या थे? माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। और इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, ठीक है। कब ज्वाइन की थी? 1860 में। देखिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की थी 1860 में एज अ जूनियर माइनिंग इंजीनियर, ठीक है। जब इन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी तो वो कंपनी जो थी एक बैंक करप्सी की तरफ थी। देखो, बैंक करप्सी क्या होता है? बैंक करप्सी का मतलब होता है उस कंपनी ने इतना लोन लिया था, लेकिन दैट कंपनी वाज अनेबल टू पे दैट लोन, ठीक है, यानी उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो लोन को वापस दे सकें। लेकिन हेनरी फ्योल ने उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अपने मैनेजरियल स्किल के थ्रू, ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से कि ऑल्दो ही वाज, इवन कि उन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी स्टडी नहीं की थी, लेकिन उनके अंदर मैनेजरियल स्किल्स थे, जिसको उन्होंने यूज करते हुए उस कंपनी को एक वेल डेवलप कंपनी के तौर पे दिखाया, यानी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाया, ठीक है। तो हेनरी फ्योल, जब उन्होंने 1860 में एज अ जूनियर माइनिंग इंजीनियर उन्होंने कंपनी में ज्वाइन की, लगभग उनका 30 साल का करियर है, ठीक है। हम देखेंगे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो उनका जन्म फ्रांस में हुआ था, ठीक है। और बात करें, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आप इसको सुनेंगे ध्यान से और लिखेंगे नोटबुक पे, क्या नाम बुक का नाम था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो पब्लिश हुई थी 1916 में। और इसी के बाद सारी दुनिया को पता लगा था कि हाँ, कि मैनेजमेंट में कोई ऐसी थ्योरी भी है जिसे अप्लाई करके हम अपने रिजल्ट को बहुत अच्छी तरीके से हासिल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको पता ही है प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, कि एक जनरल गाइडलाइंस है जिसको हम फॉलो करके अपने जो रिजल्ट हम हासिल करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। और इनके कंट्रीब्यूशन के बदौलत ही इन्हें एक उपाधि दी गई जिसको बोलते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो आप इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। इनकी बुक का नाम भी याद रखेंगे। अब बात करेंगे कि आखिर हेनरी फ्योल के क्या कंट्रीब्यूशन थे मैनेजमेंट के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें आज भी, और उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके गिवन थ्योरीज हैं, वो आज भी याद करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें मेनली, तो देखिए आप, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी थी, तो उनके 3 जो कंट्रीब्यूशन है मेनली, वो देख लीजिए। पहला, उन्होंने कहा कि जितनी भी एक्टिविटीज होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको उन्होंने 5 कैटेगरी में डिफाइन किया। उन्होंने 5 कैटेगरी में कहा कि डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि ये 5 कैटेगरी जिसपे हमें ज्यादातर फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये 5 कैटेगरी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात की, और वो था, उन्होंने कहा टेक्निकल और मैनेजरियल एक्टिविटी को, दोनों को हमें अलग अलग करके देखना चाहिए। दोनों को एक थाली में, एक मतलब एक ही जगह हम नहीं देख सकते, उनको दोनों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो मैनेजरियल एक्टिविटी है उसको मेनली प्राइमरी 5 फंक्शन के तौर पर डिफाइन किया, जिसको आपको पता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़े होंगे, इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उन्होंने मैनेजिंग, आप देख सकते हो, मैनेजरल एक्टिविटी को अलग से फंक्शन में डिफाइन किया, और टेक्निकल को अलग से उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की। और तीसरा जो कंट्रीब्यूशन था उनका, जो कि 14 प्रिंसिपल, जो उन्होंने उन्होंने कहा कि ये 14 प्रिंसिपल है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करता है तो डेफिनेटली उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वेल मैनेज्ड होगा, और वो अच्छे रिजल्ट हासिल करेगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले वो यही 14 प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, तो ऊपर से क्या लिखा, सिंपल से ये कह रहा है कि हेनरी फ्योल जो थे, स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि स्पेशलाइजेशन हमेशा क्या करता है? एफिशिएंसी क्रिएट करता है, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, ये उन्होंने माना। इसके अलावा ये भी मानते थे कि स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे लेबर फोर्स काम करती है, अगर उसके अंदर स्पेशलाइजेशन होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है वो एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों होगी, वो ये मानते थे, ठीक है। अब बात करते हैं उनके 14 प्रिंसिपल कौन कौन से थे। तो आप ध्यान से देखेंगे 14 प्रिंसिपल, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा उसको आप देखेंगे, ठीक है।
तो देखिए, तो उनका जो पहला प्रिंसिपल था 14 प्रिंसिपल में, ठीक है, वो ये था। पहला था उनका डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। दूसरा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा था डिसिप्लिन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये 14 प्रिंसिपल है, आप देख सकते हैं, ये वन बाय वन, ये आपके नीचे ये सारे देख लीजिए कंप्लीट, ये 14 प्रिंसिपल है। स्टार्ट यहीं से करना है, स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, तो स्टार्ट आपका वन जो है वो यही है, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल नीड ओवर पर्सनल नीड, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, फेयर पेमेंट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ चेन, चेन ऑफ कमांड, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, ट्रीट पीपल इक्वलिटी, ठीक है। ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लिमिटेड टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज, एनकरेज इनिशिएटिव, और लास्ट वाला यहाँ पे आपको मिलेगा प्रमोट हार्मनी। तो ये वन बाय वन हम सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसको यहाँ से। सबसे पहला जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कहता है डिवीजन वर्क, जरा देखिए। ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं ना, तो उसने कहा कि चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़े सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो उसने कहा कि देखिए, टास्क अगर अलग अलग है तो हम क्या करें, जो ट्रेन स्पेशलिस्ट है उनके बीच में काम को डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका काम कोई फाइनेंस से रिलेटेड है, कोई मार्केटिंग से रिलेटेड है, कोई दूसरा काम है, ठीक है। तो इस तरीके से हर पर्सन को उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम को क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई अकाउंटेंट है, ठीक है, या उसे लगता है कि हमें अकाउंट की नॉलेज बहुत अच्छी है और उसकी क्वालिफिकेशन अकाउंटेंसी में है, तो हम उसको क्या देंगे, उसको अकाउंटेंट का काम देंगे। हमें लगता है कि ये पर्सन जो है इसके अंदर जो है मैनेजमेंट करने की या किसी से काम करवाने की, कमांड देने की बड़ी अच्छी एबिलिटी है, तो हम उसको ये देंगे। किसी को हमें लगता है कि ये पर्सन के पास मार्केटिंग एबिलिटी बड़ी अच्छी है, ठीक है, इसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो हम उसको क्या देंगे, हम उसको मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट दे देंगे। तो कहने का मतलब है डिवीजन वर्क का मतलब सिंपल से यहाँ पे, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है यहाँ पे कि काम को डिवाइड करके दे देना अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि हमारे काम और जो परफॉर्मेंस होगी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और उसने कहा कि इट लीड्स टू क्या होगा, एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जरा ध्यान से सुनिएगा, अब ये तीन टर्मोलॉजी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, एफिशिएंसी का मतलब है मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट। स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है, जब आप एक ही काम को बार बार करेंगे, है ना, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो इंसान आंख बंद करके भी काम को कर सकता है और स्पेशलाइज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी नए घर में जाएंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अगर आप अपने घर में आंख बंद करके चलोगे तो भी आपको दिखाई देगा। तो इन शॉर्ट, स्पेशलाइजेशन अगर एक ही काम को करता है कोई भी लेबर, ऑल्दो वो इलिटरेट ही क्यों ना हो, लेकिन वो स्पेशलाइज हो जाता है उस काम में। हमने बहुत बार देखा है कि बड़े सारे इलिटरेट लोग बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं, बट उसके बावजूद भी अगर सेम काम को बार बार वो करते हैं तो उसमें वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट हो गया इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान एक ही काम को बार बार करेगा तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं इससे क्या क्या होगा, तीन बातें होंगी। पहला, स्पेशलाइजेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक काम को बार बार करेंगे तो उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे उसमें, ठीक है। अब देखिए इसको लिखना कैसे, आपने लिख दिया डिवीजन ऑफ वर्क, अब इसमें आप नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे इसके पॉजिटिव इफेक्ट, ऐसे लिखेंगे इसके पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट में दो पॉजिटिव इफेक्ट लिख दीजिए, एक लिख लिया आप स्पेशलाइजेशन, ये वाला लिख लीजिए, ठीक है, और दूसरा लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे आपके इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये जो मैंने तीन वर्ड लिए, आप इसको पॉजिटिव इफेक्ट में नीचे लिख सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप एक एक लाइन में थोड़ा सा यू कैन से एक्सप्लेन कर लीजिए। एफिशिएंसी, आप जैसे मैंने बोला, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट। स्पेशलाइजेशन, व्हेन अ पर्सन डू सेम थिंग अगेन अगेन, डेफिनेटली वन डे ही विल बिकम अ स्पेशलाइज्ड पर्सन। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है, जब ये दोनों चीज़ें होंगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब क्या है, अगर आप मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो नहीं करता है ना, तो उसके साथ क्या होगा, तो देखिए सबसे पहला होगा कि उसमें जो यानी यही इसके उल्टा कर लीजिए, यानी उसमें एफिशिएंसी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और उसके बाद लैक ऑफ इनिशिएटिव हो जाएगा, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सन होंगे वो काम को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ये है आपका डिवीजन ऑफ वर्क जो कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक एग्जाम्पल, और भी बड़े सारे एग्जाम्पल है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझेंगे कि अथॉरिटी क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। क्या मतलब होता है? पावर टू टेक डिसीजन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट जॉब ऑन टाइम। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है। अब अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल का क्या मानना था? उनका मानना ये था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमेशा क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो कभी भी सही तरीके से नहीं हो सकता और वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, यानी उसमें कभी भी नहीं होता। उन्होंने ये कहा कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनके वर्ड हैं। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं बिना अथॉरिटी के तो भी काम वो सही तरीके से नहीं होगा, वो अपने यानी कि इंटरेस्ट नहीं लेगा, काम नहीं हो पाएगा। और ऑन द अदर हैंड अगर आप अथॉरिटी दे देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं तो भी आप जो होगा यानी मिस यूज ऑफ पावर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस यूज ऑफ पावर रहेगा। अब जरा इसको हम एक एक करके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, मैं 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से। लेट अस सपोज आपको ये कहा जाता है, आप मैनेजर हैं, आपको कहा जाता है 1000 यूनिट प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, ध्यान देना। और आपको क्या आपको ये कहा जाता है, आपको अथॉरिटी नहीं दी जाती है, ध्यान समझना। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि आपने 1000 यूनिट प्रोडक्शन करनी है और आपको कोई अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी नहीं है मतलब आप कितने लेबर यूज़ करेंगे, आप किसी को कमांड दे सकते हैं, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो क्या आपके जो नीचे लेबर काम कर रहा होगा, जो आपके सबॉर्डिनेट होंगे, वो आपकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी ही नहीं ना उनसे काम करवाने की। सो ऑब्वियस सी बात है, ये काम फुलफिल नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो क्या हुआ? उसका काम नहीं फुलफिल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, लेट अस सपोज हमने कहा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं 1000 क्या काम 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने की, और 1000 प्रोडक्शन आप 100 लेबर को यूज़ करके करते हैं, ये यूजुअली ऐसा होता है। और आपको हम 100 लेबर पे कमांड करने की अथॉरिटी भी देते हैं, तो क्या होगा? इससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस करके दी। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस सपोज आपको ये कहा गया है कि आपको अथॉरिटी मिल गई है, ठीक है, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं मिली है। ठीक है, मतलब आपको काम क्या करवाना है आपको यही नहीं पता। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा। तो आप तीनों एग्जाम्पल से होप्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों बैलेंस होना चाहिए। अगर ये दोनों बैलेंस नहीं होते तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो सकता। तो ये उन्होंने यही कहा था कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इन दोनों के बिना काम फुलफिल नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। अब मान लीजिए कि अगर इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? आपने क्या लिखना? अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट है बेटर रिजल्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दोनों बैलेंस होंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर रिजल्ट होगा। दूसरा होगा मीटिंग टारगेट। दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? मीटिंग टारगेट। आप अपने टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। अगर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी, अथॉरिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो आप अपने टारगेट को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ये दोनों चीज़ें रहेंगी। लिमिटेशन क्या होगा? अगर आप मान लीजिए ये वाला प्रिंसिपल नहीं अपनाते, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, तो पहला क्या होगा? मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। जैसे अभी मैंने कहा कि किसी को आप अथॉरिटी दे दें और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे, तो वो क्या करेगा? क्योंकि ये वाला प्रिंसिपल जो फ्योल ने दी वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो इससे मिस यूज़ ऑफ क्या हो जाएगा? अथॉरिटी हो जाएगा। ओवरबर्डन, देखिए किसी पर्सन को अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, तो इससे क्या होगा? काम पे ओवरबर्डन हो जाएगा पर्सन के ऊपर, और पर्सन का परफॉर्मेंस होगा वो एडवर्सली अफेक्ट होगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसकी आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, इसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ये आपको केस स्टडी में भी काम आता है। ठीक है, ओके। तो तीसरा क्या है आपका? तीसरा है यहाँ पे, आज बस इतना ही रखते हैं, 2-2 करके करेंगे, तीसरा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।